नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव की, जहां पर आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव 18 सितंबर से शुरू हो जाएगा। 3 फेजेस में ये चुनाव होना है, 18, 25 और 1 अक्टूबर। और जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर एक मेगा सर्वे आया है और ये लोकपोल द्वारा ये प्री पोल सर्वे किया गया है। आपको स्क्रीन पर मैं एक ग्राफिक प्लेट दिखाना चाहती हूँ, प्रिया, अगर वो स्क्रीन पर आप प्ले कर सके। ये लोकपोल का मेगा सर्वे है जो कि इस बात को बताता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता है इस सर्वे के मुताबिक कि कांग्रेस और एनसी और जेकेएनपीपी प्लस सीपीआईएम यानी कि इंडिया की सरकार एक तरीके से बनने वाली है और वहां पर उनको 51 से 56 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो 40% से 42% वोट शेयर इंडिया की पार्टीज का है। अब इंडिया की पार्टीज में कौन कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जेकेएनपीपी और सीपीआईएम। अब बीजेपी की बात करते हैं। अब बीजेपी के आप नंबर्स देख लीजिए। आर्टिकल 370 हटा डाला। उन्होंने कहा कि विकास की यात्रा बहुत ज्यादा चलाई, जम्मू कश्मीर में खुशहाली है। अब इस खुशहाली के बाद जो बीजेपी ने दिया है, तो इस मेगा पोल सर्वे के बाद जो प्री पोल सर्वे है, बीजेपी को 23 से 26 सीटें मिल रही हैं और वोट शेयर की अगर हम बात करें तो 28% से 30% वोट शेयर बीजेपी का है। पीडीपी की अगर हम बात करें तो 4 से 8 सीटें केवल पीडीपी की बनती हुई नजर आ रही हैं। 18 से 20% वोट शेयर है। तो आज इस चर्चा में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पीडीपी की गिरती पॉपुलैरिटी की वजह क्या है। और अन्य के खाते में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें इसमें जम्मू कश्मीर के लोक पोल मेगा सर्वे में नजर आ रही है। 10 से 13% वोट शेयर अन्य के खाते में है। तो इंडिया को 51 से 56 सीटें, बीजेपी 23 से 26, पीडीपी 4 से 8 और अन्य के खाते में 3 से 7 वोट शेयर आपके स्क्रीन पर है। अब आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। इमरान नबी दर हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नादिर अली हैं जो कि डायरेक्टर हैं जेकेसीपीजे के सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के। थैंक यू सो मच नादिर फॉर ज्वाइनिंग। और ताहिर हसन है जो कि एक इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, वो हमारे साथ है। ताहिर जी, आपका स्वागत है। और आज की चर्चा मैं ताहिर से ही शुरू करूंगी। ताहिर, आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को कि ये जो लोकपोल का सर्वे आया है जिसमें कि इंडिया की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जो ग्राउंड पर स्थिति है वहां पर जम्मू कश्मीर में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, जेकेएनपीपी और लेफ्ट की जो पार्टीज है, क्या वाकई में इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस है कि उनकी सरकार बनती हुई आपको नजर आ रही है? जी ताहिर। जी नीरू जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में लेने के लिए। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जो आज 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में ये जो असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इसके अगर हम पीछे थोड़ा सा जाए तो जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्होंने काफी सन्नाटा देखा। यानी जो हुकूमत है, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होती है, पब्लिक हुकूमत होती है, गवर्नमेंट होती है, उसके लिहाज से जो लोग हैं 10 साल तक जो है महरूम रह चुके हैं। तो अब अगर आज की बात करें इलेक्शंस में, जो अभी जो गठबंधन बना है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस गठबंधन में कि बगैर किसी जो एक हुलड़बाजी होती थी, जो ये अलायंस होता था उस वक्त, तो वो सब कुछ अगर माइनरली देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल जो है अच्छी तरह से ये अलायंस जो है वो हो पाया। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो 51 सीट पर इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है और जो बाकी दीगर सीट्स है उस पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो तालमेल अगर हम देखें इन दोनों पार्टीज का, वो वाकई बहुत खूब देखने को मिल रहा है। और जो राहुल गांधी है वो पहले ही एक दौरे पर आ गए। यहाँ पर जो गठबंधन है उससे इस गठबंधन में एक नई ऊर्जा जो है और एक नई हिम्मत मिल गई है। अब आने वाले समय में ये भी हमें पता चला है सोर्सेस के, और जो
राहुल गांधी है वो 4 सितंबर को दोबारा जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और ये भी एक इंतहाई अहमियत का हामिल है इस गठबंधन के हवाले से। और अगर देखा जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की स्थिति इस वक्त क्या है, वो ग्राउंड लेवल पर देखा जा रहा है कि वो बहुत अरूज पर है। और इसके बरक्स अगर हम देखें बीजेपी वाहिद मतलब अकेले इस वक्त चुनाव लड़ रही है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और इस वक्त उन्होंने एक मतलब ये दिखाना है पूरे देश को कि आर्टिकल हटाना किस तरह महत्वपूर्ण मतलब किस अंदाज से जम्मू कश्मीर के लोगों ने ले लिया है, क्या उसका असर है, तो वो भी उनको दिखाना है। लेकिन उनकी ग्राउंड सिचुएशन की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि सीट शेयरिंग के दौरान जब वो अपने उम्मीदवारों को सीट शेयर कर रहे थे उस वक्त अभी तक मुसलसल बीजेपी के ऑफिस में प्रोटेस्ट जारी है। तो इस हवाले से आप खुद अंदाजा लगा सकती है कि बीजेपी की इस वक्त स्थिति ये क्या बात है। तो आपने कही कि कोई अलायंस नहीं बन पाया है और बीजेपी के ऑफिस में इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट चल रही है। लेकिन एक छोटा सा सवाल और करूंगी, उसके बाद मैं इमरान नबी के पास जाऊंगी कि ताहिर, जो ग्राउंड पर जनता का जो रिएक्शन है उसका रिएक्शन क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के प्रति वहां पर लोगों में काफी नाराजगी है, लोगों में गुस्सा है बीजेपी को लेकर कि उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया? किस तरीके से वहां की जनता, वहां की आवाम, जो वहां की जमहूरियत है, वो इसको किस तरीके से देख रही है? नीरज जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले लोकसभा इलेक्शंस की अगर हम बात करें उस वक्त जो अपनी पार्टी है उन्होंने ओपन ऐलान किया था कि हम अल्ताफ बुखारी के साथ अलायंस करेंगे। लेकिन असेंबली इंतखाबात आते आते अगर हम अपनी पार्टी को ही देखें तो जितने भी उनके नेता थे, दिग्गज नेता थे या छोटे वर्कर्स थे, वो एक एक करके सब पार्टी से बाहर हो गए। तो ये एक अच्छा अंदाजा मिल सकता है हमें इस वक्त ये जो ट्रेंड है, इलेक्शन ट्रेंड है, वो किस ओर चल रही है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनका अपना एक वोट बैंक है। अगर जम्मू कश्मीर में कैसे भी हालात रहे, क्या कुछ भी रहा, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट है उसको डाइवर्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। और रिसेंटली आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में इंजीनियर रशीद की पार्टी जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है उसकी भी एक लहर चली। उसको मतलब अगर हम देखें जो इंजीनियर रशीद है वो इस वक्त जेल में है, तो उनके जो फर्जंद है उन्होंने बहुत अच्छा प्रचार किया है पूरे जम्मू कश्मीर में उस वक्त। और खासकर नॉर्थ कश्मीर में क्योंकि जो इंजीनियर रशीद है वो नॉर्थ कश्मीर के ही रहने वाले हैं, यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा खासा वोट जो है वो हासिल किया। और इस वक्त उन्होंने पूरे कश्मीर वैली में बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो उठाए हैं। और इसको लेकर अगर हम देखेंगे जो पीसी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो इस वक्त इंजीनियर रशीद की पार्टी में ये मतलब ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्या लोकसभा इंतखाबात की तरह अब भी लोग सिंपैथी वोट कास्ट करेंगे? ये बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करें तो उनकी स्थिति इस वक्त बहुत मजबूत ग्राउंड पर देखी जा रही है। जी नहीं। ठीक है, अब मैं इमरान नबी के पास आती हूँ। इमरान जी, जो आपको लग रहा है कि इस समय ग्राउंड सिचुएशन बीजेपी के इतनी खिलाफ क्यों है? और जो लोकपोल का जो मेगा सर्वे है वो ये कह रहा है कि देखिए, इंडिया अलायंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि इसका रेपरकशन क्या हो सकता है? क्योंकि बीजेपी ने तो पिछले 10 साल से जब चुनाव नहीं हुए, बीजेपी ने ये कहा कि देखिए, हमने तो पूरी कश्मीर की तस्वीर बदल दी, आर्टिकल 370 हटा दिया, लोगों के हक दे डाले, विकास की यात्रा कर डाली। जो ये एक रोजी पिक्चर बीजेपी पेंट करने की कोशिश कर रही थी, क्या आज लोकपोल का जो ये सर्वे है ये साबित करता है कि ये जबरन एक तस्वीर लोगों के बीच में रखी जा रही थी? जी इमरान जी। देखिए, सबसे पहले जो ओपिनियन पोल है, ठीक है, आपने कुछ नंबर्स दिए हैं और शायद मैं इस नंबर्स के साथ एग्री भी करूंगा, बट मुझे लगता है कि इससे भी और बेहतर हम परफॉर्म करेंगे। हमारा एनसी और कांग्रेस का अलायंस जो ऑन ग्राउंड दिख रहा है, और जैसा आप भी बोल रहे हैं कि
आपका सिग्नल टूट रहा है इमरान। इमरान, आपको आवाज आ रही है? आपका फ्रेम तो फ्रीज हो गया है। एनसी और कांग्रेस की सरकार बनने की मतलब तय है। बिल्कुल ये बात सही है, और ये ऑन ग्राउंड आपको दिख रहा है। लद्दाख आपने जब सुना होगा, जब लेह में खुशियां मनाई गई 2019 में, लोगों ने मिठाइयां बांटी, वहां क्रैकर्स डाले। आज वही लेह के लोग पद यात्रा करके पूरे दिल्ली तक जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो चल रहे हैं इस टाइम पे। तो वो ये तो पहले से ही मालूम था कि कश्मीर में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया एब्रोगेशन को। वो 6 महीने तक, 7.5 महीने तक यहाँ पर पूरा बंद रखा गया, कर्फ्यू लगाया गया, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया। हमारे लीडरशिप को 1 साल 1.5 साल तक हाउस अरेस्ट, इलीगली हाउस अरेस्ट किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हाउस अरेस्ट किया गया। कश्मीर में तो बहुत जबरदस्त रिजल्टमेंट थी, लेकिन लेह एक ऐसा एरिया था जिनने खुशियां मनाई। आज वहां पे भी देखिए कितना डिस्कंटेंट है, लोग परेशान हैं, और अब वो मजबूर हो गए हैं अपने राइट्स मांगने के लिए दिल्ली तक जाने के लिए। और ये आपको पूरा बता सकता है कि ग्राउंड सेंटिमेंट क्या है। ग्राउंड सेंटिमेंट ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग इस टाइम पे बीजेपी और उनकी पॉलिसीज के खिलाफ वोट डालेंगे। खैर लद्दाख तो वोट नहीं डाल सकता, बट जो जम्मू और कश्मीर की अवाम जो परसों वोट डालेगी, जो 18 सितंबर को पहला फेज होने वाला है, उसमें क्लियरली जो मैं ग्राउंड में देख रहा हूं, एक जबरदस्त वेव और मोमेंटम बन रहा है। लोग इस मौके का वेट कर रहे थे कि कब वो बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को दिखा दे कि जम्मू और कश्मीर के लोगों ने बीजेपी की जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल एक्शंस उन्होंने अभी तक लिए हैं पिछले 5 सालों में, वो काबिल कबूल नहीं है। और उसकी स्टैंप परसों लगने वाली है, और 8 अक्टूबर को आपको मालूम होगा, पूरा मालूम हो जाएगा कि जम्मू और कश्मीर के लोग बीजेपी और उनकी पॉलिसीज के खिलाफ है। और जैसा कि आपके सर्वे ने भी बताया, मैं आपके सर्वे से एग्री करता हूं, और मुझे लगता है कि हम उससे भी एक्सीड करेंगे। जो कांग्रेस और एनसी का अलायंस है, वो उसे भी एक्सीड करेगा। और का सर्वे है इमरान, जो लोकपोल का सर्वे है, वो अगर आप सर्वे देखें तो वो इंडिया की पार्टीज को 51 से 56 सीटें दे रहा है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं इससे बेहतर परफॉर्मेंस होगी, तो अगर बेहतर परफॉर्मेंस होगी तो क्या बीजेपी के नंबर कटेंगे या फिर पीडीपी के नंबर कटेंगे? कौन सी पार्टी के आप नंबर इसमें कटते हुए और नजर आ रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं और बेहतर परफॉर्मेंस होगा? देखिए, मेरा ओपिनियन तो बायस ही रहेगा, क्योंकि मैं बोलूंगा कि मेरी पार्टी इस टाइम पे बहुत, लेकिन जो ग्राउंड में मुझे दिख रहा है, मैं ग्राउंड की बात करूंगा, और ग्राउंड में मुझे क्लियर कट एक वेव दिख रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर इंडिया अलायंस के हक में। इंडिया अलायंस, हमने अलायंस किया, उस अलायंस में हमने ऐसी सीटें छोड़ी कांग्रेस के लिए जो हमारी श्योर शॉट सीटें थी, हम वो आराम से जीत सकते थे। लेकिन एक बिगर कॉज को तक पहुंचाने के लिए हमको ये कुर्बानी जो है ये देनी पड़ी। डॉक्टर साहब और उमर साहब ने ये कुर्बानी दी, और इस ये कुर्बानी इसलिए दी गई ताकि पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज चली जाए कि इस टाइम पे जो ताकतें हिंदुस्तान में एक पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही हैं, और जो इस सोसाइटी को फ्रैगमेंट करने की कोशिश कर रही है, जो हिंदू मुस्लिम डिस्कॉर्ड करने की कोशिश कर रही है, एक मैसेज गई जिसमें हमारा नुकसान हुआ, इलेक्टोरल नुकसान हुआ, सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन हमने उसको बालायताक रख के इस टाइम पे एक बिगर कॉज की तरफ देखा, और अपनी सीटें, हमने बहुत सारी सीटें छोड़ी, यही चीज दिखाने के लिए, यही मैसेज पूरे हिंदुस्तान में डालने के लिए कि इस टाइम पे सेक्युलर फोर्सेस का मिलना बहुत जरूरी है, सेक्युलर वॉइसेस का और सेक्युलर ताकतों का आना बहुत जरूरी है, ताकि इस कंट्री की कम्युनल हार्मनी और कम्युनल अकॉर्ड बनी रहे। यहाँ पर जो हालात इस टाइम पे बिगड़े हैं, जो जिस तरीके से यहाँ पर एक सियासी मंजर बनाया गया पूरे कंट्री में, एक कम्युनल माहौल बनाया गया, उस माहौल को तोड़ने के लिए उमर साहब और फारूक साहब ने एक बहुत जबरदस्त डिसीजन लिया, अलायंस का डिसीजन लिया। और हमको पूरी उम्मीद है इस अलायंस के डिसीजन, इसका फायदा सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लोगों को नहीं मिलेगा, इसका फायदा पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज जाएगी, जिससे इमरान एक सवाल इंडिया की पार्टी से भी किया जाएगा कि पूर्ण राज्य की जो डिमांड थी फुल स्टेटहुड की, कि भाई इसको स्टेटहुड मिले। ओमर साहब ने भी पहले कहा था कि भाई पहले
पहले राज्य का दर्जा मिले और उसके बाद ही कुछ हम सोच सकते हैं। तो आप लोग चुनाव में कूद गए और अब स्टेटहुड का क्या होगा? क्या आप ये सोच रहे हैं कि जब इंडिया की सरकार बन जाएगी या जो कांग्रेस और एनसी की जो सरकार बन जाएगी उसके बाद हम स्टेटहुड के इशू को उठाएंगे या उसको करेंगे, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे? देखिए, स्टेटहुड सबसे पहले हमारी डिमांड नहीं है, हमने कोई डिमांड नहीं की है स्टेटहुड की। ये तो खुद होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट एक वादा दिया है, ही हैज प्रॉमिस्ड कि ही वुड रिस्टोर द स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर। हम ये बोल रहे हैं कि वो अपने प्रॉमिसेस पे खरा उतरे, जो गवर्नमेंट ने खुद बोला है। होम मिनिस्टर हैज हिमसेल्फ मेड दिस कमिटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें डिमांड करने की तो कोई बात ही नहीं है, मतलब इसमें हम कोई डिमांड नहीं करेंगे, ये तो उन्होंने खुद बोला है, दे हैव टू गिव इट। बाकी रहा इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी तंजीम है जो किसी भी इलेक्शन में मतलब दूर नहीं रहेगी। कोई भी इलेक्शन हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर किसी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। हमारी लीडरशिप, उमर साहब, डॉक्टर फारूक साहब से लेकर तमाम लीडरशिप, हर किसी, वी आर नॉट सीडिंग स्पेस टू बीजेपी। बीजेपी चाहती थी कि हम उनके लिए स्पेस छोड़े, या उनकी सहयोगी पार्टियां चाहती थी कि उनके लिए स्पेस छोड़े, लेकिन हम कोई स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़ेंगे। हम हर किसी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और जो इस टाइम पे मोमेंटम है और लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस टाइम पे आए, जो आपका सर्वे भी बता रहा है, इस टाइम पे एक वेव है, एक मोमेंटम है, एक आवाज है, जो आवाज आपको 8 अक्टूबर को पूरी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं नादिर अली के पास आती हूँ कि नादिर अली, जो ये लोकपोल का सर्वे है, ये कितना सच होता हुआ आपको नजर आ रहा है और ग्राउंड पर सिचुएशन क्या दिख रही है? थैंक यू नीलू जी फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, जहां तक इस सर्वे की बात है, एक बात इसमें जरूरी आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है कि ये पोल तो बिल्कुल हकीकत है, और जैसे इमरान नबी डार ने कहा कि इससे बेहतर भी जा सकता है, देयर इज नो डाउट। आई हैव सम रीजंस कि ये क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जो राहुल गांधी जी ने 12 जून यात्रा स्टार्ट की और उन्होंने एक स्लोगन दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये इम्पैक्ट ऑल ओवर इंडिया पड़ रहा है, पर्टिकुलरली इन जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है भाजपा ने फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको देखना है कि राहुल जी का इम्पैक्ट कितना इस यात्रा से कितना पड़ा जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पे राहुल जी आए अलायंस के टाइम पे, तो यहाँ पे जिस तरीके से उसको लोगों ने वेलकम किया, जिस तरीके से वो लोगों से मिले, वर्कर्स से बात की, जिस तरीके से उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बात की, तो उससे घबराहट हो गई भाजपा को कि ही इज बीन वेलकम्ड बाय एवरीवन। ठीक है, लोग चाहते थे उससे मिलना, टाइम नहीं था उसके साथ। उसके बाद जब वो फारूक अब्दुल्ला के घर पे गए, एक रीजनल पार्टी, बहुत बड़ी रीजनल पार्टी है यहाँ पे, इन्होंने मतलब एक हफ्ते में सीट शेयरिंग भी हुई, दैट वाज इम्पॉसिबल कि यहाँ से इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया, हफ्ते भर का गैप था, इसी में आपको सब कुछ करना था। तो उन्होंने वो भी कर डाला, अच्छे तरीके से कर डाला अलायंस। तो इससे ये पता चलता है कि रीजनल पार्टी और क्या कहते हैं कांग्रेस, जिस तरीके से अलायंस हो गया है, दिस इज पीपुल्स अलायंस, कि लोग ये चाहते थे यहाँ पे, क्योंकि लोग नहीं चाहते यहाँ पे कि भाजपा यहाँ पे पावर में आए। इसका रीजन मैं आपको सिंपली दूंगा, पीडीपी की। आज आप देख रहे हो ग्राफ पीडीपी का डाउन है, 18% है, तो 18 to 20%। पहले अब 14 में आप देखिए कि उन्होंने तो 28 पार किया था, 28 थे वो, आज उनको दिखा रहे 4 से 8। ये वजह ये क्योंकि उन्होंने अलायंस किया था भाजपा के साथ। तो जो भी कश्मीर में भाजपा के साथ अलायंस करेगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है कि कल परसों तक तो कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो रिलीज हो जाएगा, लेकिन अगर अलायंस का मैनिफेस्टो अभी हम देखेंगे, लाइक अलायंस पार्टनर का, एनसी का, या जो मुझे थोड़ा बहुत मालूम है कांग्रेस का भी, कि आप देखिए आपको सबसे पहले, तो क्या ये इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो होगा या कांग्रेस और एनसी अपना अलग अलग मैनिफेस्टो लेकर आएंगे? मुझे ये लग रहा है कि मैनिफेस्टो की जहां इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जॉब सिक्योरिटी है, डिग्निटी टू कश्मीर, डिग्निटी टू डोगरा आइडेंटिटी जिसको हम कहेंगे, लैंड प्रोटेक्शन, जॉब प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन, ठीक है। तो मुझे लगता है ये तो दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर के लोग चाहते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, दैट इज समथिंग, वो पार्टी का हर एक एजेंडा अपना अपना होता है, लेकिन बेसिक इश्यूज जो लोगों के इश्यूज है उसमें से ना कांग्रेस हट सकती है,
ना एनसी हट सकती है। लाइक यू हैव यहाँ रिजर्वेशन प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको लैंड प्रॉब्लम है क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं। अगर आपको मालूम होगा यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं बाहर के लोगों को। एवं यहाँ पार्किंग जो कर रहे JNK में इस वक्त पार्किंग चार्जेस, वो कॉन्ट्रैक्ट भी बाहर वाले को मिला है, नॉन कश्मीरी को मिला है। ऐसे माइनिंग हो, बाकी चीजें हो, जॉब गारंटी, आपको बाहर वाला भी यहाँ पे जॉब के लिए आ सकता है। अपने अपने जो कश्मीरी लोग हैं, JNK के लोग हैं, उनको तो जॉब राइट्स चाहिए यहाँ पे, प्रोटेक्शन। सो ये एक ऐसे इश्यूज है जो इम्पोर्टेंट है दोनों अलायंस के लिए, दो लोगों की बातें। तो ये है मेन चीज है जिसपे लोग वोट डालना चाहते हैं। लेकिन जब आप फिर भाजपा के बात करेंगे, रिलीजन कार्ड के बगैर वो और कुछ नहीं खेल सकते हैं। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम। सो इन देयर मैनिफेस्टो देयर इज नथिंग लाइक प्रो पीपल मैनिफेस्टो। वो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है आपको। इसीलिए वजह यही है कि इस अलायंस से इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई भाजपा को कि 4 चीफ मिनिस्टर्स भाजपा के, उन्होंने इस अलायंस के खिलाफ बोला। सो इसका ये मतलब क्यों जरूरत थी 4 CMs को जो कश्मीर के साथ, मतलब जो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है ही नहीं, ना ही उनको कश्मीर का कोई मैंडेट है एज फार एज इलेक्शन इज कंसर्न्ड। लेकिन वो क्यों बोले? वो इसलिए बोले क्योंकि ऑन ग्राउंड ये अलायंस काम कर रहा है। यही वजह है कि जो आपका पोल है, ठीक है, लोक पोल है, ठीक है, वो दिखा रहा है कि मेजॉरिटी जो है वोट शेयर वो इंडिया अलायंस को जा रहा है, एंड दैट्स रियल। और मैं एक बात से बड़ा सहमत हूँ इमरान नबी डार से कि अगर थोड़ी बहुत और उन्होंने मेहनत की गठबंधन ने, दे कैन क्रॉस 60। बिल्कुल। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन और कैंपेन के दौरान संभल गई तो इंडिया अलायंस की जो सरकार है उसको 60 सीटों से ज्यादा मिल सकती है। ठीक है, इस समय जब अभी 58 दिखा रहे हैं, तो 2 सीटें कौन सी इशू है इतना, अगर ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, ओके। इस समय सुहेल काजमी साहब जुड़ गए हैं जो कि डेली तस्कीन के एडिटर इन चीफ हैं। सुहेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा सवाल, जो लोकपोल का जो मेगा सर्वे आया है उसमें कि इंडिया की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, JKNPP और CPIM की जो सरकार है, मिली जुली सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से दर्शकों के लिए दिखा दे कि इसमें इंडिया अलायंस को 51 to 56 सीट्स मिल रही हैं 40 to 42% वोट शेयर के साथ, बीजेपी 23 से 26, 28 से 30% के साथ, PDP 4 से 8 और उसका जो वोट शेयर है 18 से 20%, और अन्य के खाते में 3 से 7 जिसमें कि वोट शेयर है 10 से 13%। काजमी साहब, आपसे एक सवाल ये है कि PDP की जो गिरती लोकप्रियता है उसका कारण आपको क्या लगता है कि PDP लगातार गिरती जा रही है? क्या जम्मू कश्मीर के लोग कोई ना कोई सबक PDP को सिखाने की कोशिश में है? देखिए नीलू मैम, थैंक यू वेरी मच, सॉरी फॉर मैं लेट ज्वाइन किया आपको। लेकिन ये है कि जो आप कह रही हैं उसके बड़े न्यूमरस रीजंस हैं। एक तो PAGD का जब गठन हुआ, PAGD का गठन जब बना था, तभी हम डिबेट करते थे आपके चैनल पे भी कि ये गठन चलेगा नहीं, क्योंकि 2 रीजनल पार्टीज हैं, वो दिल से एक नहीं हो सकती हैं, ऊपर से मजबूरी में वो एक हो गई, क्योंकि दोनों कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं, दोनों का वोट बैंक वैसा ही है, दोनों के जो मैनिफेस्टोस हैं मिलते जुलते हैं, सिवाय पाकिस्तान और अलगाववाद को छोड़ के। तो ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। और PAGD में जब वो हमने पार्लियामेंट इलेक्शन देखा तो उस पर सीट शेयरिंग पे तो ये दोनों बिल्कुल रूठ गए, और उमर अब्दुल्ला तो टोटल रिफ्यूज कर गया, जिसने बिल्कुल कोऑपरेट करने को तैयार ही नहीं था। फारूक अब्दुल्ला इज ए फ्लेक्सिबल पर्सन, वो तो कोशिश करते रहे कि जुड़ा रहे। परसों भी उनका बयान था कि वो अपने रास्ते पे अच्छी तरह चले, हम अपने रास्ते पे चले, लेकिन उमर अब्दुल्ला वो उन चीजों पे नहीं माने। तो ये संभाविक तौर पे था कि दोनों रीजनल पार्टी दिल से एक तरह इलेक्शन नहीं लड़ सकती, और उसका नतीजा आपके सामने। अब रही बात सीट शेयर क्यों घटा है, एक तो जब आप पावर कॉरिडोर्स में होते हैं, हर मुल्क में, हर रियासत में, जब तक आपको ये ना लगे फर्म कि मैं जीतूंगा, ये सरकार बनेगी, तब तक लोग जुड़ते नहीं हैं। ये तो आम सी चीज है। दूसरा ये है, जैसे आपका ग्राफ गिरता है या थोड़ी सी आपकी पॉपुलैरिटी डाउन होती है, तो लोग इधर से उधर जंप करना शुरू हो जाते हैं, उधर से इधर जंप करना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त सारी वेव जो 10 सालों की थी बीजेपी की थी, तो बहुत से कदावर नेता हर पॉलिटिकल पार्टी से बीजेपी, वो लोग जिनको जो मतलब इस्लामिक सेंटिमेंट्स के थे, वो भी जय श्री राम करके किसी न किसी तरह बीजेपी में घुस जाते। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये है कि टाइम कम है इलेक्शंस का,
पीडीपी का जो एक अपना तरीकाकार है वो जब तक चलता रहा, आज भी चल रहा है। इर्तजा मुफ्ती बहुत मेहनत करती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मुफ्ती साहब को रिफ्लेक्ट करती है, वो जीत भी सकती है। लेकिन यह है कि ओवरऑल नरेटिव जो है, पॉलिटिकल नरेटिव जो है, और पॉलिटिकल नरेटिव बोथ साइड फ्रॉम पॉलिटिशियंस आल्सो एंड फ्रॉम पब्लिक, और जो पब्लिक का पॉलिटिकल नरेशन चेंज हुआ है उसमें वही चलेगा जो हिंदुस्तान की तरफ देख के बात करता है, हिंदुस्तान के नैरेटिव को समझने की बात करता है, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है। ये अलगाववाद और ये चीजें और पाकिस्तान से बातचीत करो, मुझे लगता है वो नरेशन जो है टोटल रूलिंग जो यहाँ के रीजनल लीडर्स हैं उनके डोमेन में नहीं है, उनके बात करने में नहीं, और लोग समझते हैं कि ये चीजें सिर्फ फाल्स नरेटिव। काज़मी साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि पीडीपी को अब बिल्कुल एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है? उनके पुराने जो एजेंडे पर जब वो चलते थे वो एजेंडा अब कश्मीर के लोग उसके टेकर्स नहीं है, वो नहीं ले पाएंगे उस तरीके का एजेंडा? आप क्या ये कह रहे हैं? बिल्कुल 100% मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह लोगों का, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन है? पॉलिटिशियन इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है लोग जो चुनेंगे। और जब उनका नरेशन चेंज है तो पॉलिटिकल पार्टीज का नरेशन भी चेंज होना चाहिए, हुआ भी है। पहली बार मैंने अपने 35 साल के करियर में देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने बिजली को मैनिफेस्टो बनाया है, बिजली का हम इतने यूनिट्स मुफ्त देंगे, पानी को एजेंडा बनाया है, जो कभी होता नहीं था। यहाँ ये चीजें नहीं होती थी, ऑटोनॉमी, ग्रेटर ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, ड्यूल करेंसी, जो इनके पब्लिक डोमेन की बातें नहीं है, लेकिन डालते थे लोग, बेवकूफ बनते थे लोग, वोट डालते थे। अब बात बिजली की है, बात पानी की है, रोजमर्रा की जिंदगी के साथ, जिस तरह महाराष्ट्र में, पूना में, हरियाणा में, पंजाब में रोज के मुद्दे हैं, उन पे बात कीजिए जो आपके डोमेन में है, जो आप हल कर सकते हैं। हम पावर जनरेटिंग स्टेट हैं, आप उसकी बात कीजिए। तो लोग देखिए, आज हर बच्चे से बुजुर्ग जो है वो सोशल मीडिया से जुड़ा है। आज आप फाल्स नैरेटिव्स के साथ इलेक्शंस में जाके और इतना हाई वोल्टेज परसेंटेज में पार्टिसिपेट करके झूठे वादों पे आगे नहीं चल पाएंगे। ये नरेशन बदली है बोथ साइड। लेकिन काज़मी साहब, ये भी तो बात है ना कि बीजेपी ने भी तमाम वादे किए 10 साल से, जो ये इन्होंने हटा रखा था आर्टिकल 370 हटाने के बाद बिल्कुल अमित शाह प्रधानमंत्री बार बार ये कहते थे कि कश्मीर की तो पूरी तस्वीर बदल गई है, फुटफॉल बढ़ गया, टूरिस्ट का बहुत ज्यादा विकास हो गया। आज जो लोकपोल का ये सर्वे आया है, इसमें बीजेपी को कम सीटें आपके हिसाब से क्यों मिल रही है? क्या बीजेपी को लोग पसंद नहीं करना चाहते हैं, या बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और अब लोग बदलाव चाहते हैं? बीजेपी को खुदा की बनाई पार्टी तो नहीं है, वो भी बाकी पार्टियों की तरह ही है। जो झूठ बोलना तो उनमें भी रसा हुआ है। जो काम अच्छे हुए हैं उनके टेकर्स हैं, जो काम अच्छे नहीं हुए हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे पूरी दुनिया में। तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जम्मू कश्मीर, और यहाँ हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे 24 घंटे, तो वो नहीं चलेगा। आप उधर कुछ बोलते हैं, यहाँ कुछ बोलते हैं। और दूसरी बात है, इनकम्बेंसी फैक्टर तो है ही है, वो चेहरे ही नहीं है इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास। कश्मीर में तो जीरो है, बिल्कुल नहीं। और जम्मू में जो थोड़े बहुत थे वो पावर कॉरिडोर्स में आके, डिक्टोरल पॉलिटिक्स पे आके उन्होंने अपना ग्राउंड जो है वो लूज करना शुरू कर दिया। और जो एक दो चेहरे आए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगे, एक दो तो पीडीपी से भी आगे, तो उनके टेकर्स लोग नहीं है। लोग समझते हैं कि ये सब चीजें जो है सत्ता को हथियाने के लिए। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरी पार्टी से अलग नहीं होती है, वो सिर्फ पावर कॉरिडोर्स को किस तरह से मजबूती से पकड़ना है उस पर काम करती है। और कहीं ना कहीं जनाधार जो है नीचे से गायब हो जाता है। और आप देखिए, आज सबसे ज्यादा जो लड़ाइयां हैं वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर के अंदर भी बाहर भी होती है, उसको भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं। जम्मू में तो मैं रहता हूँ, मैं रोज देखता हूँ, और मुझे तो ये होता है कहीं एक दूसरे को मारना शुरू ना कर दे, और मारा भी है 2-3 लीडर्स को। तो ये आम चीज है। इसमें सबसे बड़ा श्रेय लोगों को जाता है कि लोग समझते हैं कि जनाब ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-20 तो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स खड़े कर रही है, और सीट एक को मिलनी है 21 में को, तो लड़ाई तो होगी। जितना बड़ा जनाधार, जितनी बड़ा परिवार, उतना प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, उतना सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का, ये तो स्वाभाविक। बिल्कुल, बड़े तफसील से आपने इस चीज को समझाया। लेकिन अब ताहिर, मैं आपके पास आती हूँ कि आप जगह जगह घूम रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं। आपके मुताबिक जम्मू कश्मीर के चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या हैं? लोगों के जो मुद्दे हैं जिनको कि लोग समझना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उन मुद्दों पर काम करना चाह रही, आपके हिसाब से चुनावी मुद्दे क्या हैं जम्मू कश्मीर में? बहुत अच्छा प्रश्न नीलू जी। जिस तरह सैयद साहब ने बताया कि मुख्य जो यहाँ पर मुद्दे है वो है विकास, खासकर बिजली की अगर हम बात करें तो पिछले एक सालों से यहाँ पर मीटर और स्मार्ट मीटर्स का जो दौर शुरू हो गया है। यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है
पूरी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है और पूरे भारतवर्ष को वो प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ के लोगों की स्थिति अगर आप इस वक्त देखेंगे, बिजली के हवाले से बिजली की बात करें हम, तो यहाँ आज के दौर में पिछले अगर आप 2-3 सालों की से पहले की बात करें तो यहाँ इस दौर में एग्रीकल्चर की वजह से 24/7 बिजली रहा करती थी। और आज रूरल एरिया के साथ साथ जो टाउन एरियाज है वहां पर भी आज कटौती चल रही है। 3 घंटे लाइट आती है, 3 घंटे कटौती रहती है, उसके बाद ये। और मुख्य जो यहाँ पर मुद्दा है वो है विकास, वो है इलेक्ट्रिसिटी, वो है ड्रिंकिंग वाटर। जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है और पानी के एतबार से जम्मू कश्मीर सबसे मतलब वेल्दी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ की स्थिति इस वक्त बहुत बुरी है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के हवाले से। और यहाँ का हर एक जो बंदा है वो जानता है कि उस वक्त उसकी नीड क्या है, और उन्हीं मुद्दों को लेकर वो इस वक्त अपनी सरकार जो है वो चलती है। जी नहीं, ठीक है। नादिर, अब मैं आपके पास आती हूँ कि जो बीजेपी के लिए इस समय मुख्य मुद्दा क्या है? क्या बीजेपी उन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेगी कि देखिए हमने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, हमने विकास हम लेकर आए, लेकिन बीजेपी की इन बातों के कितने टेकर्स होंगे? और एक चीज और भी है जो बहुत ज्यादा डिस्कस हुई है कि अभी जिस तरीके से एलजी की पावर्स को फिर से ज्यादा उनको पावरफुल बनाया गया, उसमें कानून में अमेंडमेंट्स लेकर आए और फिर एलजी की पावर्स को ज्यादा बढ़ाया गया है, तो ये जो रिमोट कंट्रोल से चलने वाला जो पूरा सिस्टम है, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता इसको भी रिजेक्ट करेगी? क्योंकि जिस तरीके से लोकपोल का सर्वे आ रहा है तो कम से कम नंबर्स तो यही कह रहे हैं। जी नादिर। देखिए जी, ये इनको 2019 से ही जम्मू कश्मीर में रिजेक्ट किया गया। अगर आप डीडीसी की इलेक्शन आप देखोगे, जब आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था 2020 में, तो तब इनको यहाँ कुछ नहीं मिला। फिर पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, जम्मू में मिले, ठीक है। कांग्रेस उतनी मेहनत नहीं की थी वहां पे, वरना कांग्रेस भी जीत जाती वहां से, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ गया। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब ये आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने विकास लाया, हमने टेररिज्म खत्म किया, अगर आप 9 जून से अभी तक कल तक का देखोगे, 27-28 अटैक्स हो गए हैं जम्मू में से, एंड दैट हैज हैपेंड आफ्टर लॉन्ग टाइम। मतलब ये जम्मू रीजन जो था ये फ्री ऑफ टेररिज्म था, अब ये वापस टेररिज्म की ओर जा रहा है। तो ये जब बात हो रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 की, ठीक है, उसके नेगेटिव ज्यादा इंपैक्ट है जम्मू में एज कंपेयर टू एनीवन एल्स। लाइक मैं आपको बताऊंगा, दरबार बंद हुआ यहाँ पे, इससे इकोनॉमी डाउन हो गई, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी में, वो उसके हाथ वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, उनकी आमदनी कम होती जा रही है। लैंड प्रोटेक्शन जो कश्मीर से ज्यादा जम्मू वाले मांग रहे हैं, जॉब की प्रोटेक्शन जो यहाँ से ज्यादा जम्मू वाले मांग रहे हैं, आइडेंटिटी की आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी चीज वो ज्यादातर जम्मू में हो रही है कि भाई डोगरा आइडेंटिटी मैटर करती है कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करेंगे। सो आर्टिकल 370 को कोई एब्रोगेशन को जम्मू कश्मीर में कोई टेकर नहीं है, ठीक है। मे बी भाजपा की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ होगी, लेकिन ओवरऑल जब लार्ज पिक्चर में देखते हैं तो इसके टेकर्स बहुत कम है, ना के बराबर। कश्मीर में तो है ही नहीं, ठीक है। जम्मू में कुछ थोड़ा बहुत मे बी माइट भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जब देखा जाए लार्ज पिक्चर में, क्योंकि ये सिंगल लार्जेस्ट मुस्लिम यूटी है, अब पहले तो स्टेट थी, ठीक है, तो यहाँ पे इसके टेकर्स तो हमें नहीं लगता है इनके कुछ टेकर्स मिलने वाले यहाँ पर। तो इन चीजों पे 370 को एब्रिकेशन करने पे ये यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। आई थिंक जैसे काजमी साहब ने अभी कहा कि इनके जो कदावर नेता थे पहले, ठीक है, वो डिक्टेटरशिप में चले गए जब वो पावर में आ गए। तो कुछ अब नेता है जो कोई एनसी से आया है, कोई पीडीपी से आया है, वो भाजपा के है ही नहीं वो लोग। तो इनकी अब आइडेंटिटी क्राइसिस चल रही है विद इन पार्टी, लीडरशिप क्राइसिस चल रही है विद इन पार्टी। तो इनका काफी नुकसान होने वाला है इस इलेक्शन में, और 370 के टेकर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं सुहेल साहब के पास आती हूँ कि सुहेल साहब, जो लोकपोल का सर्वे बता रहा है कि बीजेपी के जो नंबर ऑफ सीट्स बीजेपी को मिल रही है वो काफी कम है, और जो हमने दिखाया था शुरू में जो ग्राफिक प्ले की थी उसमें बीजेपी को
बहुत ही कम सीट्स मिल रही हैं, इन द सेंस कि 23 से 26 सीटें मिल रही हैं। ये नंबर कम भी हो सकता है। इमरान नबी दर अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ थे, वो चले गए, उन्होंने ये कहा कि ये नंबर और ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर बीजेपी की सीटें काफी कम हो जाती हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हार के क्या मायने होंगे, उसका अगर ओवरऑल अगर आप एक असेसमेंट करें, और मैं सिर्फ ये सर्वे के हिसाब से चल रही हूँ, अभी तो कैंपेन जब बिल्ड होगा तो कैंपेन में के दौरान भी चीजें बहुत बदलेंगी, लेकिन अगर केवल और केवल लोकपोल के सर्वे की बात की जाए जिसमें कि इंडिया अलायंस की सरकार वहां बनती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी के लिए इस हार के क्या मायने होंगे? इस हार के वही मायने होंगे जो 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड थी। देखिए, इनके पास बहुत अच्छा टाइम था, 10 सालों का गवर्नेंस थी, 25 लोग जीत के असेंबली में गए, अलायंस हुआ। आप आर्टिकल 317 का मौकफ था, जबकि भारतीय जनता पार्टी बनी है, संघ बना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, पूरा हो गया, छोड़ दीजिए। लोग इन डिटेल नहीं जाते आर्टिकल 370 है या नहीं है, 5-10 लीडरों को छोड़ के जिनका वोट बैंक है। आप देखिए कि आपने बाहर से लोग लाने के बजाय बाहर की स्टेटों को लोग यहाँ जमीनें ले, लीकर की जो पॉलिसी है वो पूरी उठा ले, माइनिंग के ठेके उठा ले, सड़कें बनाने का वो सारे काम बाहर के लोग ले। सबसे बड़ा जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यूनियन टेरिटरी बन गई, उसका भी गम नहीं है, लेकिन एक वेज जो जम्मू और कश्मीर के लोगों में डोगरा और कश्मीरी के नाम पे एक वेज क्रिएट हो गया, दैट इज एन इररिपेयरेबल लॉस टू दिस द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं समझता हूँ वो बड़ा जुल्म जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उसके गुनाहगार भी भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर है जिनको पता ही नहीं है पॉलिटिक्स होती क्या है। मैं खुल के बात करता हूँ, देखिए पॉलिटिक्स जो है ये कन्विक्शन से पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन बनते हैं, आई सल्यूट देम कि आप कन्विक्शन से पॉलिटिशियंस हैं, बॉर्न पॉलिटिशियंस हैं, लाइक इर्तजा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला बचपन से सियासत में है, सियासत जान, लेकिन ये तोड़ के रिलीजियस लाइंस पे, रीजनल लाइंस पे अगर आप सत्ता चलाते हैं, और आपको सत्ता जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सत्ता को डाइजेस्ट करना, पावर को डाइजेस्ट करके पावर कॉरिडोर्स में रहना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। वो सबके बस की बात नहीं होती है, और ये लोग तो बिल्कुल ना विचार विमर्श करते हैं, ना डिबेट्स में बिलीव करते हैं, ना चाय पे बिठा के किसी से सलाह मशवरा करना चाहते हैं। तो ये सब वो चीजें हैं जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के बिल्कुल अपोजिट है। तो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी हमेशा इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शंस को बिलीव करती है, और जब आप उनको बिलीव करते हैं तो आप अच्छी रायामा से हुकूमत करते हैं। और सिर्फ जब दिल्ली से जो होता है, जो मोदी जी करेंगे वही भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में करेगी, जो अमित शाह साहब करेंगे वही भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में करेगी। मैंने तो बहुत से लीडर ऐसे देखे, वो कपड़े भी वही पहनते हैं जो वो पहनते हैं। तो उस तरह से पॉलिटिक्स नहीं होती है। पॉलिटिक्स इज अ मैटर ऑफ कन्विक्शन एंड वेरी ग्राउंडेड पीपल। लेकिन काज़मी साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो स्थिति आपको दिख रही है, आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो इस बार बीजेपी को मजा चखाने के पूरी तरह से मूड में दिख रही है? बिल्कुल, वो मूड में नहीं दिख रही है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। और वो आप देखिए, आप तो 23 से 26 बोल रही है, तो मैं इस पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपका सर्वे है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं नीलू मैम, मुझे उम्मीद नहीं है 15 से ऊपर जाएंगे। अगर बड़ा भी जोर तोड़ मोड़ करेंगे तो शायद देखिए, ये चार्ट दोबारा दिखा रही हूँ, सुहेल काज़मी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हो सकता है कि 15 सीटें भी ना मिले। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो इंडिया अलायंस का फिगर है ये कितना आगे बढ़ेगा। सुहेल काज़मी साहब डेली तस्कीन के एडिटर इन चीफ है, इनका कहना है कि बीजेपी 15 सीटों से आगे नहीं बढ़ेगी। क्या कहेंगे सर काज़मी साहब? उसके बाद फिर मैं अंतिम कॉमेंट्स नादिर और ताहिर से लूंगी इन फिगर्स पर। अगर 15 से भी नहीं ज्यादा क्रॉस कर पाएगी बीजेपी, तो फिर क्या कहेंगे बीजेपी के बारे में? भारतीय जनता, देखिए मैम, जिस तरह से भारत बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारी सोच बदल रही है, जिस तरह का मैंडेट पार्लियामेंट इलेक्शंस में लोगों ने दिया है, जहां 50 करोड़ से लोग ज्यादा अनपढ़ हैं, जहालत में रहते हैं, बीपीएल में हैं, मैं तो सलाम करता हूं भारत के लोगों को कि चाहे 99 ही आपने अपोजिशन भेज दी, लेकिन एक अकाउंटेबल अपोजिशन और एक अकाउंटेबल सरकार, सबकी बॉडी लैंग्वेज पार्लियामेंट में दिख रही है, सत्ताधारियों की भी और अपोजिशन में। यही चीज हमको आगे लेके चलेगी, और मैं दुआ करता हूँ जम्मू कश्मीर में भी ऐसी चीज आए जो जम्मू कश्मीर के लोगों को आगे लेके चले। आर्टिकल 370 है या नहीं है, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, ना हमें जरूरत है उस पर चर्चा करने की। हम सिक्योर रहें, अपने अपने रिलीजन पे चलने की कोशिश करें, अपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी की एसेंस पे हम आगे बढ़े, और हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो सियासत को छोड़ के
एक सभ्य समाज की तरफ आगे बढ़े, उसकी मैं दुआ करता हूँ और वो लोग करेंगे, मुझे पक्का यकीन है। ठीक है, नादिर क्या कहेंगे? अब ये जो फिगर्स हैं, आपको क्या, अगर अगर काज़मी साहब की मैं विजडम पे बिल्कुल उसको डिसमिस नहीं कर सकती हूँ, इज अ वेटरन जर्नलिस्ट, इनकी बात को डिसमिस करना मूर्खतापूर्ण बात होगी कि अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी, इनका हंच ये कहता है कि बीजेपी को 15 सीटें भी नहीं आने वाली हैं, तो ये इंडिया अलायंस का जो फिगर है आपके हिसाब से वो कितना जाएगा, अगर आप उसको 15 और माइनस कर ले तो? जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये, जैसे आई एग्री विद इमरान अबी डार, आई इवन एग्री थॉरोली विद काज़मी साहब कि बीजेपी 15 इनके लिए मुश्किल है लाना। देयर इज नो डाउट, एब्सोल्युटली नो डाउट। तो इसलिए मैंने कहा ये इंडिया गठबंधन 60 से ऊपर भी जा सकता है, 60 प्लस क्रॉस कर सकता है, देयर इज नो डाउट। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो जैसे काज़मी साहब ने कहा कि हम सबको, मतलब जिस तरीके से जिस मैंडेट मिला 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन में, सो बिल्कुल हम सलाम करते हैं पूरे इंडिया को कि इतना इस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज, जैसे काज़मी साहब ने कहा, चेंज हुई है, जिस तरीके से जो इन्होंने ऑर्डर्स लाए थे बिल पास करने के लिए, वो ये बिल नहीं पास करवा रहे हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक बुखलाहट इनको भी समझ में आ चुका होगा कि अब लोग ये चीज एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। अब कमिंग टू बैक ऑन रिलीजियस कार्ड्स इन कश्मीर, मैंने पहले ही बोला, इन्होंने ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया। शायद इनको अभी भी सबक नहीं ये मिल रहा है कि ये अब चलने वाली चीज नहीं है। जैसे अच्छी चीज काज़मी साहब ने बोली, ये खुदा की बनी हुई पार्टी नहीं है बीजेपी, तो वहां पे भी लोग काफी झूठ बोलते हैं। तो जितना ये झूठ बोलेगी उतना ही एक्सपोज हो जाएगी, जितना ये पैराशूट, जितना ये लोगों को खरीदेगी एक पार्टी से दूसरी पार्टी से, थ्रू ईडी, थ्रू आईटी, थ्रू सीबीआई, उतना ही एक्सपोज होते जाएंगे। और इनको 8 अक्टूबर को इनको लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग आईना दिखाएंगे। जी, ताहिर क्या कहेंगे अंत में? ये जो लोकपोल का सर्वे है और अब कैंपेन शुरू होगा, सारी पार्टीज कैंपेन शुरू करेंगी, उसमें बीजेपी भी करेगी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अभी हाल में अगर आप देखें तो बीजेपी बहुत ज्यादा कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, कहीं पर कोई 72 साल का बुजुर्ग है मुसलमान वो पिट जाता है, कहीं पर 22 साल के साबिर अली को, पश्चिम बंगाल का जो माइग्रेंट वर्कर है, उसको मार दिया जाता है। तो जगह जगह इस समय ऐसी खबरें आ रही है कि मुसलमानों के ऊपर अटैक्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, डेमोलिशन, उनके घरों को डिमोलिश कर दिया जा रहा है बुलडोजर द्वारा। तो क्या जम्मू कश्मीर का चुनाव भी आपको लग रहा है, अंत में ये मेरा आखिरी सवाल आपसे है, कि क्या पूरी तरह से बीजेपी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होगा कि जेएनके के चुनाव को भी वो उसी तरह से कम्युनलाइज करे जैसे कि नॉर्थ में बीजेपी करती है? सही प्रश्न पूछा आपने नीलू जी। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। स्टेट तो अभी हम नहीं कह सकते, यूटी है ये। यहाँ पर पोलराइजेशन का जो फैक्टर है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। अगर हम जम्मू सेक्टर की बात करें, जम्मू में अगरचे वैली के निस्बत से जो मेजॉरिटी है, लेकिन वो लोग भी अब अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और जो पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा है, अगरचे एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के वक्त जम्मू में कुछ लोग, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सारे लोग, कुछ लोग खुश नजर आ रहे थे, कुछ लोग उस वक्त इसके हक में नजर आए थे, लेकिन उनको भी बाद में एहसास हुआ कि आर्टिकल 370 जो है उसकी क्या अहमियत थी। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो अब वापस आ गया या उसकी क्या अहमियत थी, लेकिन उसके बाद से जो यहाँ पर स्थिति देखने को मिली, उसको लेकर अब बीजेपी जो है उसके हक में ज्यादा सीटें हमें देखने को नहीं मिल रही है। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर में, जो मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पर कुछ खास मुद्दे हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, और इसके साथ साथ जो बेरोजगारी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। नीरू जी, आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पीएचडी भी कंप्लीट किया है, आज वो तरस रहे हैं कि कम से कम एक पियान की ही नौकरी मिल सके, लेकिन वो भी उनके लिए एक खास बात है कि यहाँ पर बेरोजगारी का असर जम्मू कश्मीर में ज्यादा क्यों है? वो इसलिए कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, यहाँ पर बाकी स्टेट्स की तरह जो इंडस्ट्रीज है वो नहीं है। तो इस वजह से जो जम्मू कश्मीर का यूथ है वो बेरोजगारी को ज्यादा महसूस कर रहा है दूसरे स्टेट्स के निस्बत से। और इन्हीं मुद्दों को लेकर अगर हम आज जम्मू कश्मीर की
जो असेंबली इंतखाबात की पोजीशन को देखेंगे तो इस हवाले से जो भारतीय जनता पार्टी है वो जीत के काफी दूर नजर आ रही है। चलिए, तो देखना होगा। अभी तो कैंपेन शुरू होगा, मैनिफेस्टो रिलीज होगा, मोदी जी भी आई एम श्योर जाएंगे जम्मू कश्मीर में। लेकिन आप सबसे बात करके जो एक तस्वीर सामने नजर आ रही है कि जम्मू कश्मीर की जनता को बदलाव चाहिए, अब वो चाहती है, और ऐसा लग रहा है, जो लोकपोल का सर्वे भी कह रहा है कि बीजेपी को हटाओ और एक दूसरी किसी अलायंस को मौका दो, ताकि हो सकता है कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है उसकी जो विल है, उसकी जो विश है वो पूरी हो सके। तो देखना होगा जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ता है तो कैसे कैसे ये पूरा चुनाव दिखता है। लेकिन फिलहाल जो लोकपोल का सर्वे है उसमें इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल काजमी साहब, ताहिर हसन, नादिर अली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। बहुत बहुत